हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसा कि हर एक वीडियो में आपके लिए हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए, इसके पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कि इसके एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एट एनी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए, उससे आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फिर कितना टॉर्क होता है। थोड़ा सा जिक्र भी हम लोग किए थे पीछे के क्लास में कि किस तरीके से टॉर्क होता है, तो इसके पीछे हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग अभी देखते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप करता है। तो चलिए, इसको हम लोग लिखते हैं कि जब किसी when an electric dipole is placed in electric field, when an electric dipole is placed in electric field, then torque क्लियर कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो टॉर्क क्या होगा, तो इसे हम लोग टॉर्क, और इस टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं आघूर्ण। इसको हम कहते हैं आघूर्ण। चलिए, हम कोई डायपोल को लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पर कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये डायपोल है तो ये माइनस चार्ज हुआ, तो ये आपका कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा। क्लियर। और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिनिश्ड। ना चलिए, हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि जब किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स हमें लगता है Q × E। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज जो प्लस Q है, यहाँ पर फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स होगा आपका F = Q × E, क्योंकि प्लस चार्ज है। और अगर माइनस चार्ज होता है तो फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये कितना हो गया आपको Q × E। अगर हम उस साइड को प्लस लिखें तो इस साइड को हमने माइनस लिख दिया। बात समझ गए। अब आप अगर गौर से इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स करेगा क्या, ये फोर्स क्या करेगा कि इस डायपोल को टर्न करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। और ये जो टेंडेंसी टू रोटेट होती है, इट इज कॉल्ड टॉर्क। इसे ही टॉर्क कहते हैं। क्लियर। बात समझ गए होंगे ना। यहाँ पर ये लेंथ कितना है, तो चलिए इस लेंथ को हमने 2a मान लिया। ये पॉइंट चलिए आपका A हुआ, इट इज B, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो चलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस एंगल इज थीटा। और यहाँ से डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप जानते हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसका डायरेक्शन आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये प्राप्त हुआ। क्लियर। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं डायपोल के बारे में। तो ये कहता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टॉर्क। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे टॉर्क कहते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ। कहने का मतलब हुआ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले है क्या क्या, तो ये आप जानते हैं ये क्या हुआ। चलिए प्लस माइनस क्यू, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कि चार्जेज ऑफ डायपोल। कि चार्जेज ऑफ डायपोल का मतलब हुआ द्विध्रुव का आवेश। क्लियर? नाउ 2a क्या है आपका? लेंथ ऑफ डायपोल। इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ डायपोल का मतलब द्विध्रुव की लंबाई। तो ये आपका हो गया द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर? नाउ अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या है आपका? थीटा है आपका एंगल बिटवीन P एंड E, मतलब ये हुआ डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का कोण। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप तब तक लेंगे, थोड़ा इनका ज़रूरत है। चलिए ओके ना, फिर इससे हम आगे शुरू करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि दोनों चार्ज पर हम फोर्स लिखते हैं कि फोर्स ऑन, कि दिस इज फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर? और थोड़ा ध्यान दें, अच्छी तरीके से समझें, बाकी बार बार हम लिखने के लिए भी आपको प्रेज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस क्यू आवेश पर बल। ना अगर इसी तरीके से आप लें कि फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो अगर हम माइनस क्यू का बात करें तो यहाँ पर ये फोर्स कितना लग रहा है? इट इज माइनस क्यू इंटू ई, मतलब माइनस क्यू आवेश पर बल। क्लियर? तो दोनों पर हमने फोर्स निकाल लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कल भी हम आपसे जिक्र किए थे कि अगर आप देखें कि ये आपका है, एक फोर्स इधर F लग रहा है और एक फोर्स इधर आप लग रहा है। यहाँ भी देखें 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन क्या है मेन यहाँ पर ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है। और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर वर्क करता है तो रिजल्टेंट जीरो होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को, इस फोर्स को हम इस तरीके से दिखाएं और इस फोर्स को इस तरीके से दिखाएं, अब क्या होगा? ये देखें, ये इधर टर्न करने की कोशिश करेगा, ये इधर टर्न करने की कोशिश करेगा। और हम पीछे 11th में पढ़ते भी हैं कि अगर आपका 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करते हैं तो क्या होता है? कपल फॉर्म होता है और टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से चाहे तो हम इसको लिख भी देंगे कि व्हेन टू, तो ये आपका हो गया व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, are acting at different line of action, then couple is formed and torque is developed. कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो बराबर और विपरीत बल, जब दो
जब दो बराबर और विपरीत बल विभिन्न के विभिन्न लाइन ऑफ एक्शन विभिन्न और लाइन ऑफ एक्शन पर कार्य करते हैं तो युग्म का निर्माण होता है और आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है क्लियर। तो ये आपका हुआ कि टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चले यहाँ पर लिखते हैं, और बाद में आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर टॉर्क का मतलब क्या हुआ, आघूर्ण, और आघूर्ण को हम लोग कहते हैं फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब हुआ टॉर्क को हम लिख सकते हैं कि इट इज आघूर्ण। तो ये आपका बल आघूर्ण भी इसे हम लोग कहते हैं, इसे बल आघूर्ण भी कहते हैं क्लियर। तो यहाँ पर ये टॉर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि दिस इज फोर्स गुना इस तरीके से क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी, दोनों बल के बीच का लंबवत दूरी। देखें आप, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क बराबर आपका हो जाएगा दिस इज एफ इनटू, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करें तो इट इज इक्वल टू बी एम। और ये देखिए ये आपका थीटा है, और अगर हम लोग साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से ये डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो ये होगा 2a साइन थीटा क्लियर। ना चलिए फोर्स के बारे में आप लिख दीजिए, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, इट इज Q इंटू ई क्लियर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला, 2a साइन थीटा क्लियर, 2a साइन थीटा। नाउ चलिए इसको, तो Q इंटू 2a, और इधर क्या बच गया आपका, इधर बचा ई साइन थीटा, Q इंटू 2a क्या होता है, P, तो ये बच जाता है P साइन थीटा। जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि a क्रॉस b बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा क्लियर। तो इसे भी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर के फॉर्म में आपको हो जाएगा P क्रॉस E, जिसे हम डेफिनेशन के रूप में लिखें क्लियर। तो निश्चित आप इतना अच्छी तरीके से समझे होंगे कि टॉर्क बराबर क्या हो गया, P क्रॉस E। चलिए बहुत सिंपल चीज़ है, अगर इसका क्वांटिटी का बात करें तो ये आपका कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होती है क्लियर। अगर इसका यूनिट देखिए तो इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इसका यूनिट आपको बन जाता है न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और चलिए एक टर्म और आगे बढ़ाइए, तो इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन। तो टॉर्क का डायमेंशन आपको याद होगा, और ये होता है ml2 t-2 क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ये आपका हुआ ml2 t-2, तो ये हमें निकल गया डायमेंशन फिनिश ना। एक चीज़ और इसमें आप सोच सकते हैं, तो चलिए वो भी सोच ही लेते हैं। अब आप देखें कि अगर हम एक का मतलब थीटा इजकल टू 0 डिग्री करें, थीटा इजकल टू 0 डिग्री का मतलब P, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, ये P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये दोनों अगर एक डायरेक्शन में आता है तो रिजल्टेंट 0। जस्ट पहले हम आपको समझाए थे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब टॉर्क नहीं होगा। ऐसे भी आप देखें फार्मूला P साइन थीटा का मतलब, तो P साइन थीटा का मतलब होता है साइन 0, और साइन 0 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 0। नाउ अगर आप यहाँ पर 90 लें
कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री लेंगे तो साइन 91 होता साइन 91 होता है, और 1 अगर होगा तो ये टॉर्क बराबर आपको मिलेगा P इंटू ई, और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क उत्पन्न होगा, P ई साइन थीटा। क्लियर? तो एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझे होंगे, फिर इसको आप अच्छी तरीके से इसे लिखें। क्लियर? प्लीज़ इसे राइट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए राइट करें। चलिए ओके, तो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए रब करते हैं। तो ये आपका हो गया टॉर्क। चलिए अगेन आपका है कि जब हम किसी डायपोल को, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क डन, तो ये आपका हुआ वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है, इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, और वर्क डन का मतलब क्या हुआ, किया गया कार्य, किया गया कार्य। चलिए इतना तो आप समझ ही गए कि अगर आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वर्क तो हमें करना पड़ता है, वो वर्क कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलिए उसके तरफ हम लोग निकालते हैं कि वर्क निकाल लेते हैं कि कितना वर्क होगा। फिनिश्ड? तो ये कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कि व्हेन एन electric dipole is rotated, electric dipole is rotated in electric field, then work has to be done, work has to be done। क्लियर? कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क करेंगे, और देखिए कि जब आप इस डायपोल को, जैसे ये आपका -q है और ये क्या है, +q है। क्लियर? और इस तरीके से आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मोमेंट का डायरेक्शन है। क्लियर? तो चलिए इस एंगल को तो आपने थीटा लिया ही था। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डायपोल को एक स्मॉल एंगल के लिए रोटेट करते हैं, थीटा एंगल के लिए रोटेट करते हैं, वर्क निकाल लेते हैं। और सिंपल अगर आपको याद होगा तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन उसी चीज़ को जब हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि छोटे विस्थापन डी थीटा के लिए, छोटे विस्थापन डी थीटा के लिए किया गया कार्य। तो चलिए छोटा वर्क होगा और ये वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो टॉ इंटू डी थीटा। टॉ बराबर आपने कितना निकाला, तो टॉ बराबर आपने निकाला पी साइन थीटा और डी थीटा। चलिए, तो ये आपका छोटा वर्क डन निकाल लिया। अब हम इसे पूरा एंगल के लिए निकाल लेते हैं कि हम θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट कर दें। तो जब आप निकालेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, कहने का मतलब हुआ द्विध्रुव को, तो चलिए द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए कितना कार्य होगा, तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू DW, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। चलिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए ये आपका निकल गया, दिस इज PE साइन थीटा, तो P साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 टू θ2। क्लियर? चलिए P बाहर हो गया, तो ये आपका निकल गया PE, और आप लोग जानते होंगे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो चलिए माइनस कॉस थीटा। क्लियर? फिनिश। ना चले पहले आप वैल्यू पुट करें, तो ये आपका हो गया -PE, पहले अपर लिमिट फिर माइनस दे के लोअर लिमिट। कहने का मतलब थीटा के जगह पर पहले क्या आएगा, θ2 आएगा और बाद में कितना आएगा, θ1 आएगा, तो ये बन जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, और फाइनली हमें वर्क डन बराबर मिल जाएगा PE। चलिए इसे अंदर कीजिए, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आपका वर्क डन का फार्मूला मिल जाता है कि जब हम किसी डायपोल को किसी एंगल से किसी एंगल तक रोटेट करते हैं, किसी एंगल से किसी एंगल तक रोटेट करते हैं, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? चलिए इतना जरूर समझे होंगे। तो ये आपका मेन फार्मूला हुआ। अब हम थोड़ा सा इससे आगे आपके लिए केस पर बात करते हैं। केस पर बात करने का मतलब हुआ कि हम चलिए सबसे पहला केस लेते हैं। ये आपका पहला केस हुआ, हम थीटा को 0 डिग्री ले लें। थीटा को 0 डिग्री लेने का मतलब, थीटा का 0 डिग्री लेने का मतलब हुआ कि ये डायपोल P और E, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में होगा। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं। क्लियर? और फिर उसे फर्दर हम किसी एंगल तक रोटेट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग θ1 को कितना ले लिए, 0 डिग्री, और चलिए θ2 को कितना ले लें, तो थीटा। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करें। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये वर्क डन बराबर आपको निकलेगा P, देखिए यहाँ पर cos θ1 कितना है, cos 0, और cos θ2 कितना है, तो θ2 आपका है थीटा। तो ये आपका निकल गया cos थीटा। क्लियर? चलिए सॉल्व कर दें। तो PE और ये आपको फार्मूला बन गया 1 माइनस cos थीटा। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखकर किसी एंगल तक रोटेट करेंगे, तो फिर मेरा वर्क डन क्या होगा, P1 माइनस cos थीटा। क्लियर? बात समझ गए होंगे। अच्छी तरीके से गौर करें, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट कंडीशन का बात करते हैं, तो दो शब्द इसमें आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो ये पहला, चलिए पहला को हम लोग लिख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है अस्थाई, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था का मतलब होता है थीटा को हम कितना ले लें, 0 डिग्री। थीटा को हम कितना लेंगे, 0 डिग्री। अगेन इसी में आपको ये भी बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था। और इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आपको बोला जाए कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, और ये सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम किसी डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होगा। चलिए प्लीज़ इसे आप राइट करें। चलिए हो गया होगा ना। थोड़ा सा हम आपको ऊपर रब करते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने केस पे जिक्र किया, तो केस आपका कौन सा बन रहा है कि यदि इफ, कि अगर आप इफ थीटा वन को कितना ले लिए 0 डिग्री, एंड थीटा 2 को कितना ले रहे हैं, थीटा 2 को ले रहे हैं 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम डायपोल को अस्थाई स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अस्थाई साम्यावस्था तक रोटेट करते हैं, तो अगर हम रोटेट करते हैं तो मेरा वर्क कितना होगा, तो ये वर्क आपको हो जाएगा W इज इक्वल टू PE। चलिए कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 का मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 180। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। P कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 180 -1। देखिए -1 + 1 कितना हो गया 2P। कहने का मतलब हुआ कि जब आप इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करेंगे तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा 2PE। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि यदि थीटा 1 को 180 डिग्री लें एन, और थीटा 2 को कितना लें 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट कर रहे हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अस्थाई साम्यावस्था से अस्थाई साम्यावस्था तक रोटेट कर रहे हैं, और जब आप रोटेट करेंगे तो आपका वर्क डन कितना होगा, तो ये वर्क डन आपको होगा इट इज W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 180 डिग्री माइनस कॉस 0, अगेन PE ये -1 और ये आपको रिजल्ट आता है -2P। क्लियर, -2PE। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका निकला वर्क डन। दूसरा टॉपिक कि सबसे पहला टॉपिक हमने देखा कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, दूसरा हमने देखा वर्क डन। नाउ इससे आगे पर हम जिक्र करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो चलिए इसको भी आप राइट करें। चलिए ओके फिनिश। तो चलिए अब रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ना हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल
एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्लियर। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो चलिए इसे शॉर्ट में P बोलते हैं, इसे U से भी डिनोट किया जाता है, और इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जैसे आप देखो यहाँ से कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर। हम यहाँ पर डायपोल को इस तरीके से, ये -q है और ये आपका +q है, मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी एंगल तक रोटेट करते हैं समथिंग। चलिए आप मान लेते हैं कि हम यहाँ तक इसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपका +q बन गया और ये एंगल क्या हुआ, थीटा। तो इस पोजीशन में जितना वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम डायपोल को कहाँ प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फिर वहाँ से किसी एंगल तक रोटेट करेंगे, तो मेरा जितना वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन rotating a dipole, in rotating dipole from the direction perpendicular to the direction of electric field to the specified direction, कि जहाँ तक हमें लाना है, to the specified direction is called PE, पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र के समकोण से, विद्युत क्षेत्र के समकोण का मतलब उसके 90 डिग्री पर आप रखे हो, समकोण से विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को